आज मैं आप लोगों को इज़राइली लेखिका के बारे में बताने वाली हूँ जिनका नाम है नूरिट ज़ारिख। वो बच्चों के लिए लिखती हैं। इत्तेफाक देखिए कि उस ज़माने में मैं इंटरव्यूज़ बहुत ले रही थी और फॉरेन मिनिस्ट्री से आया कि एक्सचेंज में एक इज़राइली राइटर आई हैं, क्या आप पसंद करेंगी उनसे बातचीत करना? मैंने कहा ज़रूर। और उसके 2 घंटे बाद ही फ़ौरन फ़ोन आया कि आप चले आइए, वो हिल्टन होटल जो ललित के नाम से जाना जाता है, आप उसमें इंटरव्यू ले सकती हैं। आज ही शाम का टाइम उनके पास है। अब मेरे लिए ये बहुत परेशानी होती थी कि उन दिनों में इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं जेएनयू से निकलने की फैसिलिटीज़ नहीं थी। इत्तेफाक देखिए कि विनीता अग्रवाल जो हैं अक्सर शाम को हम यहाँ आ जाती थी। डूबते सूरज में हम लोग टहलते थे कीकर के पेड़ों और पहाड़ियों के बीच में। तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, आज की शाम हम लोग चलते हैं और मैं तुमको ड्राइव करके ले चलती हूँ। और हम लोग पहुँचे होटल में और लॉबी से उनको फ़ोन किया तो वो नीचे आईं और शायद वो गर्म दोपहर में काफ़ी घूमी थी तो काफ़ी थकी लग रही थी। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी की बात ये थी कि उनके बदन पे जनपद से ख़रीदे हुए कपड़े थे और बड़ी खुश अखलाक और मिलनसार थी और बार बार ये कह रही थी कि हम लोग पास पैसे बहुत कम होते वरना मैं आपको चाय पिलाती। और उस वक्त हम लोगों को ध्यान नहीं आ रहा था कि भाई हम लोग चाय पिला देते। जहन में बस ये था कि कैसे इनसे सवाल करें, क्या सवाल करें और कैसे मिलें। बहरहाल बड़ी खूबसूरत शाम रही वो उनके साथ। और देखिए मैंने अपनी किताब में उनका जिक्र कैसे किया है, उसके टुकड़े मैं पढ़ती हूँ। नूरित का मैं एक हिस्सा उनके नावल का पढ़ूंगी और उसके बाद उस पर बात करूंगी। बहुत समय तक मन्नतों और इंतज़ार के बाद पैदा हुई लड़की, पति ने कुछ नहीं छोड़ा, ओझा तावीज़ झाड़ फूक, मगर पैदा हुई लड़की। वो इस सच को पति से छुपा गई और लड़की का नाम जोसेफ रखा ताकि उसके शौहर की उम्मीदों पर पानी ना फिरे। जहाँ तक जोसेफ की कहानी की बात है, जो बरसों बाद मिस्र के फ़ैरो के राजमहल में दिखा था, दरबार में दाखिल हो ऊंची पदवी हासिल की और रिश्तेदारों और बिरादरी की सुरक्षा भी की, और जब उनसे वर्षों बाद मिला तो इस तरह रोया जैसे बरसों से वतन से दूर शख्स अपने से मिलकर फूट पड़ता है। अपने भेद सबको छुपाए छुपाए आखिर एक दिन जोसेफ चित्कार कर उठा, हर मर्द को मेरे अंदर से निकाल कर बाहर करो। वो ठहरता है और उन सारे गुजरे लम्हों को याद करते हुए जो संभव था वो घटा नहीं। क्या वो मर्द है या औरत? ये पहली जिसका कोई जवाब न था, वो पहली है या विकल्प जो ज़िंदगी है? अब मैं उनसे बातचीत का वो अंश पढ़ना चाहती हूँ जो मैंने उनकी इस किताब के ऊपर उनसे किए थे। उनसे मेरा पहला सवाल था कि आपकी किताब नैनी को मत निकालो पर जो पुरस्कार मिला 1979, उसकी कथा वस्तु क्या थी? उनका जवाब था कि डोरी जौहर के माँ बाप की जब तलाक हुई तो वो बहुत अकेली रह गई थी और उसकी दोस्ती एक कुत्ते से हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने सारी सिचुएशन बताई तो मैंने उनसे पूछा इज़राइल में तलाक का प्रतिशत क्या है? उनका जवाब था दिनों दिन बढ़ रहा है, चूँकि औरतें शिक्षित और स्वावलंबी बनती जा रही हैं, इसलिए तन्हा जीना भी सीख चुकी हैं और दूसरा विवाह करने से भी अब पहले की तरह झिझकती नहीं है। तो भी धर्म और समाज को अपनी जकड़ने हैं। हमारी अपनी मुश्किलें भी हैं जो अन्य समाज से ज़रा हट कर है। उसमें सियासत ने आकर और भी हालात भड़का दिए हैं, मगर इनसे हटकर उस सियासत की तरफ देखती हूँ जो औरत को लेकर होती है। उसे हर तरह से दबाया और धमकाया जाता है। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। औरत एक इंसान है, उसको जीने का, अपने लिए सोचने और कुछ करने का पूरा हक़ है। मेरा दूसरा सवाल था, आपकी पुस्तक द मास्क मेकर अर्थात मुखौटा साज की बहुत चर्चा है। आपके इस कहानी संग्रह की भाषा शैली को भी समीक्षा करने वालों ने बहुत सराहा है
और यहाँ तक लिखा है कि पिछले कई वर्षों के बीच छपने वाली ये पहली हिब्रू बुक है जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया है। नूरिट ज़ारखी ने इज़राइली गाथिक की रचना कर डाली है, जिसमें रात और दिन, अंधेरा और उजाले के साथ विडंबना और हास्य का अजीब मिश्रण है। आप कुछ कहेंगी इस पर? उनका जवाब था, जी, इस संग्रह को बड़े लोगों ने अपने लिए लिखा देख ताज्जुब किया था कि मैं बच्चों की जगह अब उनसे मुखातिब हूँ, और दूसरा आश्चर्य उन्हें ये हुआ कि मैं स्त्री की पहचान को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हूँ। मेरी इसी उम्मीद भरी सोच को लेकर मेरी उन कहानियों पर एक आलोचक ने लिखा था कि ज़्यादातर कहानियों में आशा की परछाइयों के साथ किसी फैसले और चमत्कार होने की लालसा नज़र आती है। दुनिया दुख से भरी है, जिसमें तन्हाई है, बीमारी है, मौत है। इसके बावजूद इनके अपने अर्थ और कारण हैं। कभी कभी ये नई शुरुआत की राह भी खोलती हैं। सुनकर मेरा सवाल था, इन कहानियों में ऐसा क्या था जिससे आपके पाठक और आलोचकों को चौंकना पड़ा? उनका जवाब था, मैं अभी तक बच्चों से खेल खेल में अपनी बातें कहती थी और कहती रही हूँ। इन कहानियों में पहली बार मैंने फैंटेसी को ऐतिहासिक घटनाओं के संग मिलाकर यथार्थ की भूमि पर उन्हें लिखा। मैंने ज़बरदस्त कलम की आज़ादी का प्रयोग बाइबिल और मिथ की कहानियों के बयान में रहस्यमय आत्मा की पैदाइश और औरत मर्द की पहचान के आपसी रिश्तों को उठाने की कोशिश की है। बतौर मिसाल, मेरी कहानी और वो जोसेफ थी। बिब्लिकल जोसेफ जैकब की बेटी थी। ये पहचान इसलिए छुपाई गई थी ताकि जैकब को निराशा न घेर ले। जोसेफ की लड़की पहले गुण और उसकी रचनात्मकता में उभरने लगे। उसकी एक ही बदकिस्मती थी कि एक मर्द के नाते उसे फ़ेरो का मैनेजर बनना पड़ेगा। मैंने अपनी सोच विचार की भाषा देकर उस लड़की के एहसास को दिखाया है, जो मर्दाना कपड़े पहने किसी मर्द सिपाही के पास लेटी अपनी जनाना पहचान को छुपाती पुरानी कहानियों की किताब को पढ़ने में व्यस्त है, और माँ इस डर और चिंता से मरी जा रही है कि मर्दों की इस दुनिया में क्या मेरी बेटी अपनी पहचान को छुपाते हुए अपनी जिम्मेदारी का पालन एक दिलेर कूटनीतिक और सैनिक की तरह कर पाएगी? इतनी दिलचस्प बातें सुनकर मैंने उनसे कहा, काश मैं हिब्रू जानती होती। उन्होंने अपनी बातें आगे जारी रखी। बाकी सभी कहानियाँ ऐतिहासिक हैं, जिनमें स्त्री चरित्र को उठाकर उसको केंद्र में रख वर्तमान समय की इच्छा, निराशा, सपने, यथार्थ और इंसान की अपनी पहचान का प्रश्न उठाया है। अन्य दो कहानियाँ, जलता सूरज, सबको देता उजाला और प्लेग भी इस नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है कि एक इंसान के अंदर के गुण उसके लिंग पहचान से जोड़कर देखे जाते हैं। मेरी एक कविता भी इसी नाम से है। वो जोसेफ थी जो 10 वर्ष पहले मेरी कविताओं के संग्रह औरत औरत की जर्नी है में शामिल है। मेरा सवाल था, अगर चाहें तो इसको हिब्रू भाषा में मुझे पढ़कर सुनाएं। सुनाती हूँ। इतना कहकर उन्होंने अंग्रेज़ी का जो अनुवाद था उसको हिब्रू भाषा में सुनाया। उनकी आवाज़ कानों को अजनबी सी लगी और दिल और दिमाग में कोई स्पंदन नहीं जागा। फिर मेरा सवाल था, इसका अर्थ? नूरिट ज़ारखी ने जवाब दिया। पहले तो वो कुछ सोचती रहीं, फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जिसका मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने पढ़ रही हूँ। अपने तंबू में बैठी रासेल देख रही है घुंघराले बालों के काकुलों को, जो रेशमी कपड़ों में छुपी उसकी बेटी के हैं, जिसका नाम जोसेफ है। मान लो, अगर चाहते हो तुम बेटा, तुम्हारी काश्तकारी का समय नज़दीक है। क्या करोगे झूठ बोलने के अलावा? खुदा की इच्छा को सहना पड़ेगा। छोटी बच्ची बैठी है तंबू में, अपने रंग बिरंगे कोट को पहने हुए। दुनिया की निगाह में वो लड़का है, मगर है वो दरअसल लड़की। उनकी इस बात को सुनकर मैंने कहा, इस तरह के लेखन पर आपको साहित्यिक दुनिया में भरपूर प्रशंसा मिली।
मगर धार्मिक कठमुल्लाओं ने किसी प्रकार का प्रतिरोध जताया। उस पर नूरिट कहती हैं, मैंने धर्म के खिलाफ बोला ही कुछ नहीं जो पढ़कर कोई भड़कता। मैंने तो औरत की खूबी के साथ उसके एहसास को अपने जज्बात और अरमान दिए हैं, उस चरित्र को वर्तमान में लाकर आज का यथार्थ बयान किया है। इतना कहकर नूरिट ने अपनी फाइल से एक फ़ोटोकॉपी निकाली और मुझे देते हुए बोली, ये आपके लिए है। मैंने वो पर्चा देखा जिसमें चंद पंक्तियाँ लिखी हुई थीं और नीचे लिखा हुआ था, गॉड सेव अमेरिका बाई अ लेडी ट्यून, गॉड सेव अमेरिका। नूरिट ज़ारिद बोली, स्त्री के अधिकार नाम की एक कविता पहली बार फिलाडेल्फिया मिनाखा में 17 अक्टूबर 1975 में छपी थी। ये पहला औरत के हक़ का बयान था जो यूनाइटेड स्टेट में छपा। इसकी लगभग 100 कॉपी इस ब्रांड साइज़ में बाई हैंड आईफी प्रेस को 1982 में शीत ऋतु में छापनी पड़ी थी। इसके नीचे लिखा है, फॉर ENK एंड SK। बहरहाल ये भावना तो जाने कब से स्त्री के मन में घुमन रही है कि उसके साथ न्यायपूर्वक सम्मानजनक न व्यवहार होता है, न उसको ऐसे अवसर मिलते हैं जिसमें दो इंसानों को बराबर समझ उनका आदर किया जाए। यदि आप मुनासिब समझें तो इसका अनुवाद अपनी भाषा में करके पाठकों तक संदेश पहुंचाएं। मैंने उनसे वो पर्चा ले लिया। फिर वो बोली कि आप इसको करेंगी। मैंने उनसे सवाल किया, इस तरह के विचार पिछली सदी के मध्य से साहित्य में हर विधा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपके विचार और भारतीय महिला लेखक के विचार में बड़ी समानता है। आज़ादी की चाहत का रंग और स्वाद एक ही होगा, मगर कैद और अन्याय के चेहरे अनेक। मैं इस लंबी कविता की शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ अवश्य हिंदी में पाठकों के सामने रखना चाहूँगी, जो कुछ इस तरह से हैं। खुदा हर औरत के अधिकार की रक्षा करो, उसे दिखाओ सम्मोहित करने वाला पक्ष। औरत आज़ाद है, आज़ादी की आवाज़ को फैलने दो। नकाब को हटा रखो एक किनारे, करो दीप्तिमान अभिवादन मीठी स्वतंत्रता को। इस पर नूरिट ज़ारिद ने कहा, अगर यहाँ भी इसी तरह सोचा जाता है तो फिर अगली बार मैं चाहूँगी उन महिलाओं से मिलना जो मेरी हम ख्याल हैं। चलते वक्त उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी हुई अपनी बच्चों की नॉवेल मुझे भेंट करते हुए कहा कि इसको आप पढ़िएगा ज़रूर। घर आकर जब मैंने उसको पढ़ा तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए कहानी थी और इसीलिए मैंने उसका जो टाइटल दिया उनके ऊपर इंट्रोडक्शन का, वो दिया, बमों की घन गरज में लोरी की मीठी आवाज़। कहानी बड़ी मुख्तसर सी है कि एक आदमी है जो बियर की बोतल ले जाता है इसकी दुकान से और पैसे की जगह 2 कलहंसों को दे देता है और वो कलहंस उसे बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन वो उसको पालती है, बड़ा करती है, स्कूल ले जाती है, बाज़ार ले जाती है, हर जगह। और एक दिन कलहंस जो 2 हैं और रोमुलुस और रिमुस उनका नाम है, जो किसी तारीख़ी संदर्भ से जुड़े हुए नाम हैं, वो अपनी पीठ पर इसको बिठा के पूरा शहर घुमाते हैं, समुंदर के ऊपर लेके जाते हैं और फिर वो लौट आते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ढेरों कलहंस बड़े बड़े डैनों के साथ इसके आंगन में उतरते हैं और जो 2 कलहंसों का जोड़ा है उसको अपने साथ लेके ये उड़ जाते हैं। तो आखिर में वो कहती है, फ़ायदा क्या हुआ, बेकार ही उसे पाया था क्योंकि वो साथ ही नहीं रहा। तो इस कहानी का जो प्लॉट है वो बड़ा खूबसूरत है और इस किताब का आप कवर जो है देख सकते हैं।